क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक। आज की वीडियो में बात करते हैं 401k के बारे में। जब मैं अमेरिका आया था शुरू के 5 साल में मैंने 401k में कोई पैसा नहीं डाला था, क्योंकि हर एक बंदा अपनी अपनी थ्योरीज बना लेता है बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशंस एंड बिलीव्स। और मेरी थ्योरी ये थी कि यार ये पैसा मैं निकाल पाऊंगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा 60 साल के आसपास। तो अभी अपनी जो इन हैंड इनकम है उसमें उसको कम करके क्या फ़ायदा है, तब का तब देखेंगे। विच वाज नॉट गुड आइडिया। देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन 401k और अभी मैं पिछले 3 साल से काफ़ी अग्रेसिवली उसमें इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ। और जो पैसा 401k में जा रहा है उसको और आगे इन्वेस्ट करता हूँ, जिससे कि मेरे को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है उससे। तो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो सीरीज़ बना के 401k की, इसमें हर तरह के 401ks जो होते हैं H1 वालों को शायद थोड़ी हेल्प कर पाऊँ। तो डिफरेंट तरीके के H1 पे आपको 401k मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 401k जो ट्रेडिशनल है वो मिलेगा, और फिर रोथ 401k होता है, फिर ऐसे ट्रेडिशनल IRA रोथ IRA मिलेगा। उसके बारे में अगली वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में वेरी स्पेसिफिकली बात करते हैं 401k के बेसिक्स की। और 401k जो है वो एग्जैक्टली है क्या, कैसे काम करता है, विड्रॉ कैसे करते हो, कितना लिमिट्स है, इंडिया जाओगे तो क्या होगा, जॉब चेंज करोगे तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें कवर करते हैं आज के वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जो 401k है वो एग्जैक्टली 401k होता क्या है। तो देखो, ये कि रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान है। तुम अगर इंडिया में जॉब करते थे तो आई एम श्योर इंडिया में तुम्हारा प्रोविडेंट फंड कटता था, जिसमें तुम्हारे बेस का कुछ परसेंट तुम्हारा कटता था। फिर उसमें एम्प्लॉयर भी कुछ पैसा डालता था, वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट होता था थर्ड पार्टी के पास, यूजुअली गवर्नमेंट के पास, और वहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता था। और बाद में वो पैसा आप अपने रिटायरमेंट सेविंग्स में आपको दिक्कत ना हो इसलिए आप यूज़ कर सकते थे। और सेम यहाँ पे भी मोर और लेस यही फंडा है कि सरकार नहीं चाहती कि अब जब आप बुढ़े हो जाओ तो आप उन पे लाइबिलिटी ना बनो, इसलिए सरकार आपको कुछ प्रोविजंस देती है जिससे कि आप अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करने के लिए आपको एनकरेजिंग कुछ करें। तो ऐसे ही ये एक रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान है जो कि मोस्ट ऑफ द अमेरिकन एम्प्लॉयर्स ऑफर करते हैं। और ये 401 के जो नाम है ये वहाँ से आया कि जो टैक्स का कोड है जो ऑथराइज करता है स्पेसिफिक प्लान को, वो शायद 401 के है, इसलिए। ठीक है, अब ये तो काफ़ी बेसिक हमें पता ही है कि रिटायरमेंट सेविंग प्लान है, लेकिन बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है एग्जैक्टली, विच माइट बी हेल्पफुल स्पेशली अगर आप अभी भी अमेरिका आने का प्लान कर रहे हो H1B पे। तो देखो, सबसे पहले इसमें जो प्लान में होता क्या है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो एक मैच डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल वो बोलेगा कि अगर तुम इतना पैसा डालोगे तो मैं भी तुम्हारे जितना तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसका आधा इसमें मैं कंट्रीब्यूट करूँगा, बट मेरी लिमिट लेट से 5,000 होगी या 10,000 होगी। तो इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, यू शुड चेक विद योर एम्प्लॉयर कि कितना वो लोग आपके कंट्रीब्यूशन को मैच करते हैं, कितना वो अपनी पॉकेट से डालते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं हर साल के $10,000 का कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ अपने 401 के प्लान में, तो क्या मेरा एम्प्लॉयर उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि सारे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं, कई एम्प्लॉयर 401 के ऑफ़र करते हैं बट वो कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहता है। बट ऐसे एम्प्लॉयर काफ़ी कम होंगे मेरे हिसाब से। तो एक एम्प्लॉयर ने डिफ़ाइन कर दिया कि इतना मैं मैच करूँगा। दूसरा, उसके बाद क्या होगा कि आप हर महीने आपकी सैलरी में से आप अपना कंट्रीब्यूशन कटवाओगे। फॉर एग्जांपल आपका कंट्रीब्यूशन आपने हर महीने $1,000 कटाना शुरू किया, उसमें एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन डालेगा। लेट्स से अगर वो 50% कंट्रीब्यूट करता है आपके कंट्रीब्यूशन का, तो 1,000 आपने दिए, 500 आपके एम्प्लॉयर ने दिए, वो 1,500 जाके जो भी आपका 401 के एडमिनिस्ट्रेटर है, लेट्स से वैनगार्ड है या कोई और है, तो वहाँ पे एक फ़ंड में जाके इन्वेस्ट हो जाएंगे, जो कि यूजुअली लेस एग्रेसिव फंड्स होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये रिटायरमेंट के लिए बना है, जिसको हम बाय द वे चेंज कर सकते हैं। वो मैं एक दूसरे वीडियो में कवर करूँगा कि 401 में जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट लेस एग्रेसिव है, तो उनको कैसे एग्रेसिव करके इंडेक्स फंड में डाला जाए ताकि जो आपके पास 20-25 साल है रिटायरमेंट के, उसमें वो पैसा अच्छे से ग्रो कर पाए रादर देन उसको लेस एग्रेसिव रखने के। और फाइनली जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे हैं 401 में, उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन लिमिट्स की। तो 2022 की कंट्रीब्यूशन लिमिट्स है, ऑफ कोर्स ये हर साल चेंज होती हैं लिमिट्स। तो अगर 2022 की बात करें तो आप अगर 50 साल से कम उम्र है अगर आपकी, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो $20,500 एंड दिस विल बी योर कंट्रीब्यूशन। दैट मीन्स जो आपकी सैलरी में से कटेगा, एक साल का आप मैक्सिमम इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। दूसरा,
अगर आप 50 या उससे ऊपर हो तो 20,500 के बाद आप 6,500 आपको और मिलता है, क्योंकि आप रिटायरमेंट के ऑलमोस्ट नज़दीक जा रहे हो, इसलिए तो आप कितना हो गया 27,000 हो गया ना, 20 और 26 27,000 तक कर सकते हो अगर आप 50 या उससे ऊपर के हो। ठीक है, अब ये आपकी साइड का कंट्रीब्यूशन है, इसमें आपका एम्प्लॉय डालेगा वो एडिशनल कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन जो आपकी लिमिट है इंडिविजुअल वो इतनी है। अब डोंट बी कंफ्यूज, टोटल जो आपके रिटायरमेंट अकाउंट्स हैं उसमें I'll make another video in which I'll show you how this year I'm investing $67,000 in combining all my retirement accounts, and how you can do that too, which can really help you become wealthy by this. ठीक है, तो ये हमारी लिमिट्स हो गई। अब बात करते हैं कि यार वाई मस्ट यू लेवरेज इट, क्योंकि मैं उल्लू था जब मैं शुरू में 5 साल तक मैंने कोई 401 के में इन्वेस्ट नहीं किया, सोच के यार ये तो 60 साल की उम्र में पैसा निकलना है, क्यों अभी वो करें, तब की तब देखी जाएगी, अभी इन हैंड सैलरी क्यों कम करें, विच वॉज हॉरिबल। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे पहला तो ये आपको फ्री मनी दे रहा है यार, मतलब मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स विल कंट्रीब्यूट समथिंग टू योर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर आपने लेट्स से 1,000 के हिसाब से साल के 12,000 डाले, उसमें 6,000 अगर आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करे, तो वो $6,000 इज योर फ्री मनी, 50% इंटरेस्ट एक तरह से, हाफ, विच इज टू मच, राइट। और इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि इवन इफ यू आर वरीड अबाउट विड्रॉइंग अर्ली और गोइंग बैक टू इंडिया, यू शुड स्टिल इन्वेस्ट इट। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होता है कि हमको क्रेडिटर प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, लेट्स से कल को आपको किसी ने सू कर दिया, ठीक है, और सू करने के बाद आपके जो लेनदार हैं, आपकी लेनदारी बन गई, तो ऐसे टाइम पे आपकी जो एसेट्स हैं, घर है, कार है, बाकी चीज़ें हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन दे आर एट रिस्क, बट 401 के विल प्रोवाइड यू सम सिक्योरिटी और सम क्रेडिट प्रोटेक्शन इन दोज टाइम्स। सो वहाँ के लिए भी अच्छा है ये। एक और है कि इससे फोर्स्ड सेविंग हो जाती है। कई लोगों का नेचर होता है कि यार जो हाथ में आया उड़ा दिया, तो अगर आपका इस तरह का नेचर है तो ये क्या होगा, आपकी सैलरी हाथ में आने से पहले ही आपके जमा हो जाएंगे, तो वो भी उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ये फोर्स सेविंग हो जाएंगे आपकी। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका वो है कि ये टैक्स बेनिफिट है, क्योंकि ये जो कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो ये प्री टैक्स कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो जब आपका टैक्स कटता है तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उसी में से ये कंट्रीब्यूशन निकल जाता है, उसके बाद बची हुई सैलरी पे आपका टैक्स लगता है। तो एक तरह से जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो डे वन को ही लेट्स से अगर आप 20-25-30% के टैक्स के स्लैब में आते हो, तो वो तो आपने पहले ही बचा लिया डे वन को जब आपने कंट्रीब्यूट किया। उसके ऊपर आपके एम्प्लॉयर ने फ्री इनकम दिया आपको अपना कंट्रीब्यूशन करके, वो भी आपका बच गया। डू आई अंडरस्टैंड इट्स अ डेफर्ड टैक्स। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको टैक्स पे नहीं करना है, इसका मतलब ये है कि आप टैक्स को डेफर कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्सेस टुडे, आप अभी प्री टैक्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। जब आप अपने 401 को विड्रॉ करोगे उस टाइम पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप 60 साल की उम्र में अगर रिटायर होते हो, उस टाइम जब आप इससे विड्रॉ करोगे पैसा, तो आपको टैक्सेस भरने पड़ेंगे, बट एटलीस्ट नाउ यू आर मेकिंग योर मनी टू डू सम कंपाउंड मैजिक फॉर यू। ओके, जब आप टैक्सेस पे करोगे विड्रॉ के टाइम पे, उस टाइम पे भी यूजुअली अगर आप अच्छी एज में रिटायर हो रहे हो तो आपकी इनकम अगर कम है, क्योंकि आपका अगर यही मेन सोर्स है, तो उस टाइम पे शायद आपको टैक्सेस कम भरने पड़ेंगे। अगर आपके मल्टीपल सोर्सेज है इनकम से और आप बुढ़ापे में भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो हो सकता है आपको टैक्सेस ज़्यादा करने पड़े। ठीक है, अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो है विड्रॉल रूल्स। ऑफ कोर्स आई वोंट बी एबल टू कवर एवरीथिंग बिकॉज वो बहुत बड़ा IRS का डॉक्यूमेंटेशन है, पर एटलीस्ट आई कैन गिव यू सम आइडिया। विड्रॉल रूल में सबसे पहला जो है हमारा 59.5 ईयर्स की एज के बाद अगर हम विड्रॉल करते हैं तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं है। आप ऑफ कोर्स टैक्सेस भरोगे, जो भी आप विड्रॉ कर रहे हो वो आपकी उस साल की जो टैक्सेबल इनकम है उसमें ऐड हो जाएगा, एंड देन यू विल पे टैक्सेस जस्ट एज यू डू नाउ बेस्ड ऑन योर इनकम टैक्स स्लैब्स। ठीक है, अच्छा एक इसमें ये है कि जो रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन है या RMD है वो 72 की एज से शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि आपने अगर चाहा तो कि मैं अपने पैसे को और वहाँ पे बढ़ता रहने दूँ, चलता रहने दूँ, और पैसे ना निकालूँ ना विड्रॉ करूँ, ऐसा 72 तक हो सकता है। बट वंस यू रीच एट द एज ऑफ 72 यू विल हैव टू टेक योर रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशंस और विड्रॉल्स। ठीक है जी, अब बात करते हैं
एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो है अर्ली विड्रॉल, जो मेरा भी क्वेश्चन था कि यार पैसे डाल दिए 60 साल तक निकाल नहीं पाऊंगा, फ़ायदा क्या है। अब मैं बताता हूँ आपको उसमें फ़ायदा आप कैसे ले सकते हो, ठीक है। अर्ली विड्रॉल में क्या होता है कि पहले तो जैसे आपने लेट से $20,000 निकाल लिए साल अपने 401 के से, आपकी सैलरी थी पूरे साल की लेट से 100,000, अब ये 20,000 उसमें ऐड हो गए तो आपका इनकम टैक्स का जो 120,000 हो गया ग्रॉस, उस पर आप टैक्स भरोगे, ठीक है। प्लस में जो $20,000 आपने निकाले हैं उस पर आप 10% पेनल्टी भरोगे, बिकॉज यू आर ब्रेकिंग द विड्रॉल रूल्स विच सेज दैट ईदर यू शुड विड्रॉ व्हेन यू आर 59.5 और ओवर, और देयर आर सम एक्सेप्शंस टू, विल टॉक अबाउट दोज इन अ मिनट, ठीक है। अब फिर भी आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करता, हम अपना एग्जांपल लेके चलते हैं, लेट्स से 12,000 साल के मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, 6,000 मेरा एम्प्लॉयर कर रहा है, ठीक है, विच इज़ 50% ऑफ 12,000। लेट्स से अगर मैं ये सोचूं कि मेरे को 60 साल की उम्र में पैसे मिलेंगे और मैं इन्वेस्ट ना करूं, तो मैं हर साल वो $6,000 का नुकसान खा रहा हूँ, ठीक है। दूसरे केस में लेट्स से मैंने ये किया, मैंने 12,000 इन्वेस्ट किए, माई एम्प्लॉयर इन्वेस्टेड और कॉन्ट्रीब्यूटेड 6,000, तो हर साल मेरे को 18,000 मेरे वहाँ पे जुड़ रहे हैं। अब जब मैं निकालूंगा तो भाई मेरी पेनल्टी तो सिर्फ 10% ही है ना। मेरे एम्प्लॉयर ने 50% कॉन्ट्रीब्यूशन किया, मेरी पेनल्टी 10% है, सो आई एम स्टिल गेनिंग 40% रिटर्न ऑन माई मनी। प्लस मुझे टैक्सेस है वो तो मेरे को वैसे भी पे करने थे। अगर मैं टैक्सेस अगर मैं कंट्रीब्यूट नहीं करता तो मेरी सैलरी बढ़ के आती, मेरी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाती, तो टैक्स तो मैं तब भी पे कर ही रहा था, तो अभी भी टैक्स पे करूंगा। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से तो आपको 100% इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए इसमें, ठीक है जी। अब बात करते हैं कुछ पेनल्टी के एक्सेप्शंस की। ऑफ कोर्स यू नो इट्स नॉट अ कंप्लीट लिस्ट, मेरे को भी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, बट क्या होता है कि जितना मैंने पढ़ा है कि मेडिकल एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस है, जो कि आपका रिम्बर्स नहीं होता इन केस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जो एडजस्टेड ग्रॉस इनकम है एक स्पेसिफिक साल की, उसका 10% आपका अगर रिम्बर्स नहीं हुआ एक्सपेंस जो हेल्थ केयर में आपने किया है, तो उस केस में आप अपने 401 के से पैसा निकाल के उसको पेनल्टी का वेव ऑफ कंसिडरेशन करा सकते हो। दूसरा, लेट्स से भगवान ना करे अगर किसी बंदे का कोई फैमिली का ऐसा पंगा चल रहा है कि भाई डाइवोर्स हो गया और कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो आपकी स्पाउस है उसको आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट देना, आपके पास नहीं है, तो इन दैट केस इफ़ यू विड्रॉ फ्रॉम योर 401 के, वहाँ पे भी पेनल्टी शायद वेव अप हो जाती है। और दूसरा, अगर आप पहली बार घर खरीदने जा रहे हो तो आप अप टू $10,000 निकाल सकते हो, इस पर भी आपको पेनल्टी नहीं लगता है, ठीक है। अब जब मैं घर खरीद रहा था तो एक्चुअली मैंने ये कंसिडर किया था कि मैं अपने 401 के से कुछ लोन ले लूँगा, तो आई वांटेड टू टेल यू कि ऑप्शन भी होता है लोन लेने का। जितने भी आपके 401 के पैसे इन्वेस्टेड हैं उसका 50% मतलब उसका आधा या $50,000 जो भी कम रकम है, कम अमाउंट है, वो आप उस पर आप लोन ले सकते हो। जब आपकी ऑल्सो डिपेंड्स कि कई एम्प्लॉयर आपको लोन लेने के लिए अलाउ करते हैं, कई नहीं करते हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जब अभी आप लोन लोगे तो एक ड्यूरेशन डिफाइन होगा कि आप लेट्स से इसको 2 साल में रीपे कर रहे हो या 5 साल में कर रहे हो, और जब आप रीपेमेंट करने जाओगे तो आपको मेक श्योर करना है कि विद इन दैट ड्यूरेशन यू रीपे इट, अदरवाइज यू विल बी फेसिंग द टैक्सेस एंड पेनल्टीज। और जो आप रीपे करोगे वो आफ्टर टैक्स जाएगा आपका, और ये काफ़ी इजी होता है अप्लाई करना। मैंने वैनगार्ड से ऑनलाइन अप्लाई करने का ट्राई किया था कोविड के टाइम पे, लेकिन मेरे को वो दिखा रहा था 4.5% इंटरेस्ट रेट, और मेरे को मॉर्गेज मिल रहा था सस्ता उससे, तो मैंने ये आइडिया स्किप करके अपना मॉर्गेज बढ़वा लिया रहा था यहाँ से निकालने के, ठीक है जी। ये हो गया ऑप्शंस टू विड्रॉल। इसके बाद आते हैं कि ये बड़ा एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो मेरा भी रहता था, कुछ यूट्यूब पे मेरे दोस्तों ने पूछा कि भाई अगर मैं इंडिया चला गया वापस, या मेरी जॉब छूट गई, या मैंने जॉब चेंज कर ली, तो ऐसे टाइम पे जो मेरा 401 के में पैसा रखा हुआ है उसका क्या होगा। तो उसका मेरे भाई ये होगा कि आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहला तो जहाँ पे है उसको वहीं पे छोड़ दो, ठीक है। अगर बहुत बड़ा रकम आपको हिलाना नहीं है तो आप वहीं पे छोड़ सकते हो। बस उसमें क्या होगा कि नए एम्प्लॉयर के पास आप जा रहे हो तो आपको वहाँ पे अगर नया 401 के उस एम्प्लॉयर के साथ लेना है, देन यू विल बी मैनेजिंग 2 सेपरेट अकाउंट्स, ओके, बट इट्स योर चॉइस। दूसरा ये कर सकते हो, आपकी जो आप नई कंपनी आपने ज्वाइन की वहाँ पे भी आपका एम्प्लॉयर ने 401 के स्पॉन्सर किया है अगर, तो आपका जो दूसरे पुरानी वाली एम्प्लॉयर के वाले में अकाउंट में पैसा रखा था वो आप रोल ओवर करके यहाँ पे लेके आ जाओ, ताकि आप एक ही अकाउंट मैनेज करते रहो।
तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मे बी यू आर लीविंग योर जॉब और अभी आप कुछ करने वाले नहीं हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी ऐसा, तो जो इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट है आप उसमें उसको रोल ओवर कर सकते हो और वहाँ से सिंगल अकाउंट मैनेज कर सकते हो। चौथा ऑप्शन जो कि रिकमेंडेड नहीं है अनलेस यू रियली नीड इट, दैट इज टू कैश आउट, बट अगेन बी अवेयर दैट यू विल बी पेइंग टैक्सेस एंड पेनल्टी अनलेस यू फॉल इन दोज एक्सेप्शंस। ठीक है, अगर आप इंडिया जाते हो तो भी आपके पास सेम वही ऑप्शन है, जस्ट लीव इट इन द अकाउंट, रोल ओवर या रोल ओवर टू IRA या कैश आउट, सो इट रियली डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। तो फाइनली एक फ्री सजेशन, तो मेरा सजेशन यही रहेगा यार कि अगर तुम नहीं इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें दो तरीके का नुकसान हो रहा है। पहला, तुम्हारी टैक्सेबल इनकम बढ़ रही है, तुम टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हो। दूसरा, तुम्हारा एम्प्लॉयर का जो फ्री मनी मिल रहा है तुम्हें, वो तुम नहीं ले रहे हो। दूसरी तरफ अगर तुम इन्वेस्ट करते हो और तुम्हें किसी वजह से जल्दी निकालना भी पड़ता है तो भी तुम्हारा जो 10% पेनल्टी है, यूजुअली इट डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयर, बट यूजुअली दैट पेनल्टी विल बी लेस देन द कंट्रीब्यूशन व्हिच योर एम्प्लॉयर इज मेकिंग टू योर कंट्रीब्यूशन। तो एट द एंड ऑफ द डे आप फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि टैक्सेस तो आपको दोनों तरफ पे करना ही, निकालोगे तब भी और अगर इन्वेस्ट ही नहीं करे 401 के में तब भी। ठीक है, तो आई विल हाईली रिकमेंड यू। अभी मैंने पिछले 3 साल के आसपास से करना शुरू किया और पता ही नहीं चला कब ये, क्योंकि आदत पड़ जाती है, सैलरी में कट के पैसा आता है तो पता ही नहीं चलता। और अभी मेरे पास आई थिंक ऑलमोस्ट 1,10,000 के आसपास जुड़ गए हैं। अब वो बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योर फंड्स में है, बट मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि कैसे उन सिक्योर फंड्स को मैं एग्रेसिव फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को ये पैसा नहीं चाहिए अगले 10 साल 20 साल के लिए। तो क्यों मैं इतना सिक्योर उसको बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करके बैठा रहूँ रादर देन एग्रेसिवली इन्वेस्ट करने में। ठीक है, तो ये था 401 के बेसिक्स। अगले वीडियो में बात करेंगे कि जो रोथ 401 के है वो कैसे काम करता है, और किसी एक वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कैसे मैं $67,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस साल के अंदर 2022 में सिर्फ और सिर्फ अपने रिटायरमेंट सेविंग्स अकाउंट्स में, और उससे मेरे को कितना टैक्स का बेनिफिट हो रहा है। कि और आपको भी इवन बिफोर यू कंसिडर इन्वेस्टिंग इन ए ट्रेडिशनल ब्रोकरेज अकाउंट, you should start with 401k and then Roth 401k etc. ठीक है, तो I hope it might have been helpful a bit, just a bit maybe, a little bit. If not, let me know in comments मैं इसमें क्या अच्छा कर सकता था. And if you have any questions, comments or feedback, as usual, do not hesitate to put that under this video and I'll be happy to collaborate. With that, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, तनाव न लें. H1B is blessing, amazing. इसको leverage करते रहें और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में और किसी फाइनेंशियल लिटरेसी के कॉन्सेप्ट या H1B की लाइफ या ओपिनियन शेयरिंग के साथ. तब तक के लिए चलिए, टेक केयर, सी यू अगेन.